बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस इनको देखना है। ठीक है, चैप्टर की थ्योरी हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, इसके एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस ये भी देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज़ से। जो एमसीक्यूज़ हैं ये आप लोगों ने बुक्स पे सॉल्व करने हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपने कॉपीज़ पे लिखने हैं और उनको याद भी करना है। वो मैं भी आगे बता दूंगा कि वो कैसे लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले एमसीक्यूज़ से। पहले एमसीक्यू में वो आपसे कह रहे हैं कि इंडिकेट एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग। इंडिकेट का मतलब होता है बताना या फिर इशारा करना कि इन चार में से एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, जिसमें आपको ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको आप लोग टिक कर लो। ठीक है, इसी तरह दूसरे एमसीक्यूज़ में वो आपसे पूछ रहा है द गैस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। वो कौन सी गैस है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है, जो कि सूरज से निकल रही होती हैं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, ओजोन। इसी तरह तीसरे एमसीक्यूज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इन चार में से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस नहीं है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और चौथे में वो आपसे पूछ रहे द पोल्यूटेंट्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन आर। वो कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होती है। तो चौथे का आंसर है डी ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसको आप लोग टिक कर लो। पाँचवें में वो कहता है आइडेंटिफाई द केमिकल्स विच कॉज द रेन टू बिकम एसिडिक। आपने वो केमिकल्स बताने हैं जिनकी वजह से एसिड रेन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसका आंसर है बी ऑप्शन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन। इसी तरह छठे में रीज़न फॉर इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कौन सी ऐसी मेन रीज़न है जिसकी वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। तो छठे का आंसर है बी ऑप्शन, डिफॉरेस्टेशन। इसको टिक कर लो। सातवें में विच एयर पोल्यूटेंट व्हेन अटैचेस इटसेल्फ विद हेमोग्लोबिन रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। वो कहता है ऐसा कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद हेमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है और जो हेमोग्लोबिन की कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की, इसको कम से कम कर देता है। तो इसका आंसर है आपके पास डी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आठवें में द फिनोमिना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। वो डी ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं, फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं यूजिंग एयर एंड सनलाइट। नौवें में ग्लास एंड स्टेरोफोम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ग्लास और स्टेरोफोम ये किन चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। इसका आंसर है बी ऑप्शन, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, और 10th एमसीक्यूज़ में वो आपसे कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस कैन यू रीजनेबली कंट्रोल। ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसकी अमाउंट यानी कि जिसके मिकदार को हम एक ख़ास हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसको काबू पा सकते हैं। तो 10वें का आंसर है डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ आप लोगों ने बुक्स पे ही सॉल्व करने हैं। अब जब बात आती है शॉर्ट आंसर्स की, तो ये मैं भी आपको ये दिखा देता हूँ नोट्स में। ये इनको आप लोगों ने एज़ इट इज़ ही अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और इनको याद करना है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस में वो आपसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। अहम एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके आंसर में आप लोगों ने लिख लेना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं। इनके नाम हमने टॉपिक के स्टार्ट में ही पढ़े थे पहले। ठीक है, दूसरे में वो कह रहे हैं नेम ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें जब मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाया था ना, तो जो उसका पहला पैराग्राफ था जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस था, आपने वही आंसर्स में लिख देना है जो कि स्टार्ट हो रहा है सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और वाटर वेपर्स हैं। ये चार अहम गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ट्रैप अ पार्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ कॉजिंग इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, एक ट्रैप का मतलब होता है कैद कर लेना। ठीक है, कुछ ख़ास एक हीट के अमाउंट को ये लोग कैद कर लेते हैं जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर जाता है। ये जो चार गैसेस थी ना, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं।
तीसरे में वो आपसे कह रहे हैं नेम द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन। कौन कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो कि एसिड रेन में मौजूद हैं? वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। इसी तरह वो फोर्थ में आपसे कह रहा है ओजोन लेयर इज़ इम्पोर्टेंट वाई, कि ओजोन लेयर क्यों ज़रूरी है। अब इसके आंसर में उसने यही बताया हुआ है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकता है जो कि सन से निकलती हैं और अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यही अभी हमने एक MCQs में भी किया है पीछे। इन दिस वाई लिविंग्स ऑन द अर्थ रिमेन सेफ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, ओजोन लेयर ज़रूरी है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद रहे, क्योंकि ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से रोकती है जो कि सन से निकलती है और अर्थ को स्ट्राइक करती है। पाँचवें में वो आपसे पूछ रहे हैं 3R स्ट्रेटजी स्टैंड फॉर व्हाट। 3R स्ट्रेटजीज़ क्या थी? तो ये वही, इनमें आपने इन तीन के नाम ही लिख देने हैं कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ये तीन है 3R स्ट्रेटजीज़। इसी तरह छठे में वो आपसे कह रहे हैं राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स विच कैन बी रिसाइकल्ड। कोई भी ऐसी 3 प्रोडक्ट्स के नाम बताएं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। वो उसके आंसर में आपने इन 3 के नाम लिख देना है कि प्लास्टिक की आइटम्स जितने भी हैं, जितने भी ग्लास पीसीज हैं और जितने भी एलुमिनियम और स्टील कैंस एक्सेट्रा, ये सब हैं। एलुमिनियम्स एंड स्टील कैंस में अक्सर आप लोग ये जो बॉटल्स वगैरह कोका कोला की, पेप्सी, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स की जो वो आप लोग पीते हो, उसके जो कैंस है वो ये एलुमिनियम और स्टील के बने होते हैं। इनको रिसाइकल करना चाहिए। इसी तरह 7वें क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं नेम कॉमन मेथड्स विच आर यूज फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपने वही इन 3 वो हेडिंग्स के सिर्फ नाम लिख देने हैं। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपसे बताया था कि एक लैंडफिल है, एक इंसिनरेशन है और एक रिसाइकलिंग है। ये 3 मेथड्स हैं जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। इसी तरह 8वें में वो आपसे कह रहे हैं हाउ डज़ ओजोन डिप्लीशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है किरदार अदा करना, कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन चूँकि डिप्लीट होती जा रही है तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में क्या किरदार अदा हो रहा है, कि ओजोन डिप्लीशन की वजह से कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके आंसर में आपने यही बताना है थ्रू द थिन ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन पास एंड रीच द अर्थ। जहाँ पे हमने ओजोन होल के बारे में डिस्कस किया था कि उन होल्स में से निकल जाती हैं हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और अर्थ तक पहुंच जाती है। On reaching the earth, they affect the life by causing serious diseases like skin cancer and eye problems etc. अब जब ये अर्थ को पहुंचती है तो उससे स्किन कैंसर होता है, आई प्रॉब्लम्स होती हैं। These ultraviolet rays also increase the temperature of the earth। ठीक है, और यही जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं इससे अर्थ का टेम्परेचर भी ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। ये बस ये इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ यहाँ तक ही लिखना है, जो अगली 2-3 लाइन्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह आपसे वो 9th शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेयर डज़ इट एंटर द एटमॉस्फेयर। कि सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा है, जो कि एक अहम एयर पोल्यूटेंट है। सल्फ़र डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज। जब भी हम कारखानों में कोयले को जलाते हैं या तेल को जलाते हैं उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। स्मोक रिलीज फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन यूजुअली कंटेन सल्फ़र डाइऑक्साइड। जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर स्टेशन वो स्टेशन हैं जिसमें हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी जगह को कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन। तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं ना तो उसमें भी काफ़ी स्मोक निकल रहा होता है और उस स्मोक में से ही सल्फ़र डाइऑक्साइड की एक माइन्यूट, एक बहुत थोड़ी सी अमाउंट मौजूद होती है जो कि एक एयर पोल्यूटेंट है और ये यहाँ से एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। ठीक है, ये जहाँ तक लिखा हुआ है एंटर इन द एटमॉस्फेयर यहाँ तक। ठीक है, ये आप लोगों के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से। जो MCQs है वो आप लोगों ने बुक्स पे ही उसको आप लोगों ने कर लेना है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये नोट्स की फॉर्म में दिखाए हैं इनको आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है और इनको याद भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 4 के जो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो हम लोगों ने लिख लिए हुए हैं, वो मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। ये जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी के साथ बस अब लेक्चर आपका कंप्लीट करता हूँ, तो अल्लाह हाफिज़।